आप लोग देख पा रहे कि यार सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप लोगों से कि इस क्लास को आप लोग एंड तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में ओजोन। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है फोर्थ नंबर। यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अत्यधिक कठोर होता है? तो 5 का हो जाएगा ए, यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर बनता है। कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर। ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की बात करते हैं तो 7 का हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलोर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न है कि छींकने से दिल की धड़कन कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है? जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोगों की जो दिल की धड़कनें हैं वो कितने सेकेंड के लिए रुक जाती है? 1 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड या 3 सेकेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि 1 सेकेंड के लिए रुकती, ठीक ना। 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है?
तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है, गामा किरणें की जो वेधन क्षमता होती है बहुत ही अधिक होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करे कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो 10 का हो जाएगा बी, यानी कि पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होता है, क्या होते हैं, आयनिक यौगिक की गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। तो 11 का हो जाएगा ए, यानी कि उच्च होते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उच्च होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 12 का हो जाएगा बी, यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अभिकारक, क्या कहते हैं उसे, अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अभिकारक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि प्रबल अम्ल और क्षारक से बने लवण का पीएच मान होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल और क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है, तो ये 7 से कम होता है, कितना होता है, 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न 15 नंबर की अदिश राशि है, अदिश राशि किसकी हो जाएगी। तो 15 का हो जाएगा बी, यानी कि ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी, ठीक है ना, ऊर्जा एक अदिश राशि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी कि वो कौन सी है जो कि अदिश राशि है। 16 का जगह सी, यानी कि द्रव्यमान एक अदिश राशि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है, वेक्टर मात्रक है, मात्रा है, किसका हो जाएगा। तो 17 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, एसआई पद्धति में लेंस की एसआई इकाई क्या होती है। तो 18 का हो जाएगा डी, यानी कि डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो 19 का हो जाएगा बी, यानी कि एम्पियर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1971 में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न की ज्योति तीव्रता मात्रक है, आप सभी के मात्रक और एसआई पद्धति से आप सभी के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला का हो जाएगा, 21 का हो जाएगा बी, यानी कि कैंडेला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था।
इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वैटिक एवं वेस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो 23 का हो जाएगा डी, यानी कि लोह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो 24 का आ जाएगा आप सभी का, 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? 25 का हो जाएगा ए, यानी कि ल्यू वे हॉक ने लगाया था। पहला प्रश्न कर रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका, बी में है अंग, सी में ऊतक और डी में नाभिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी के जीएस का क्लास करना किस लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप लोगों को जीएस से क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जीके की क्लास तो जीके के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत स्टूडेंट उसको कवर अप कर पाते, लेकिन जीएस वाले जो पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। इसलिए आप लोगों की आज की क्लास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लोरोलास्ट हो जाएगा, प्लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिका से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 80% से अधिक कोशिका यानी कि सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज या जल। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो फटाफट 5 का राइट आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मूल रोम कोशिका, ऑप्शन नंबर बी में है लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर सी में है प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी में मोनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती
बैग कहे जाते हैं? निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। क्योंकि आप लोग और ऐसी बेहतरीन क्लास को करना चाहते तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, बेल आइकन को प्रेस कर लेते, तो आपके पास वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप लोगों के फ़ोन में सबसे जल्द पहुंचने वाला। तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्ध पारागम्य है? अर्ध पारागम्य है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रोकॉन्डिया हो जाएगा, कॉर्डिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर प्रश्न है कि किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है? किस देश की गायें टी कप काऊ के नाम से जानी जाती है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपना भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न है कि गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? यह कहाँ पर है? गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का साहीवाल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साहीवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 11 नंबर प्रश्न है कि आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 12 नंबर प्रश्न है कि राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 13 नंबर की सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोबस लेवेने ने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 14 नंबर कि फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो 14 का आ जाएगा आप सभी का सी, यानी कि सहजीवी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? तो 15 का जगह ए, यानी कि किण्वनीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकार में से छत्रक किससे समृद्ध है? तो 16 का जगह सी, यानी कि कवक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर प्रश्न है
कि ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर की निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर है कि हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 21 नंबर की विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती है? तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर की सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? तो 22 का हो जाएगा बी, यानी कि भादवारी भैंस में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर है कि भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है। तो ये हो जाएगा आप सभी का भादवारी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र के पीएच मान की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए कि अगर आप सभी भी आरपीएफ एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन मॉडल पेपर प्रैक्टिस से चाहिए तो इसी चैनल के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्लास को अपलोड किया गया जो कि आप सभी के सफलता के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग भी उस क्लास को नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के आप लोग इस चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर आप सभी के लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास देखने को मिल जाएंगे। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।